चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। बीएनएस करना है? तुम सारे इंपॉर्टेंट कर लोगे तो ब्रेक के बाद भाग जाओगे, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट करवाने से डरता हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। तो बेसिकली क्या है ये? बीएनएस एंड बीएनएसएस, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और मेरा यकीन मानिए, जितना मेरा पहले का एक्सपीरियंस बोलता है, जब भी अमेंडमेंट आते हैं तो बीएनएस और बीएनएसएस में कोई ऐसे नया क्वेश्चन नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले आते थे। इंस्टीट्यूट को कम से कम 3 एग्जाम लगते हैं कोई नई चीज को अडॉप्ट करने में। मतलब इंस्टीट्यूट को पता है कि सारे बच्चे टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, तो आराम से 3 एग्जाम लगेंगे बीएनएस बीएसए को क्या करने में, पूरा अमल में लाने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मेरा नया डिस्कशन आपके साथ होगा, दैट इज लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। बेसिकली यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय न्याय संहिता, जो बेसिकली इंडियन पीनल कोड के बाद आया है, और दूसरा है भारतीय न्याय, जो क्या है बच्चों? सीआरपीसी के बाद आया है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, प्लीज शेयर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, थैंक यू सो मच आदित्य भाई, थैंक यू सो मच। अमित शाह सर आप बोलो तो एक नया सिलेबस लेके। नहीं नहीं अमित जी, थैंक यू। डीजे बाबू का चाहने वाला, मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ सर, आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं ये नहीं हूँ मेरी जान। सर मैं अगर अपना आंसर चैट जीपीटी से चेक करवाऊँ तो ठीक है क्या? यार ऐसा होता है क्या? चैट जीपीटी से आंसर वांसर चेक हो जाते हैं क्या? फिर तो यार मैं भी यूज करूंगा तुम्हारी टेस्ट कॉपीज को चेक करने के लिए। बढ़िया, पूरी कॉपी तुम्हारी स्कैन को उसमें अपलोड कर दो, वो सीधे बता देगा कहाँ कहाँ पे गलती है, क्या क्या है। चलिए, नहीं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट नहीं है, देखो लेकिन वो होगा। नहीं पता नहीं है अभी। अरे देखो एक चीज याद रखो, देखो हर चीज है, बट गुरु का रिप्लेसमेंट गू नहीं हो सकता, गूगल नहीं हो सकता, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इधर चलिए बच्चों, पांडे जी का बेटा लाभांश चाचू की बड़ी मम्मी कैसे हो आप? अमित शाह भी शामिल हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर डीजे सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। लाभांश के पिताजी, सर आपने मेरा चैट मिस कर दिया, सॉरी लाभांश, सॉरी अंकल जी। चलिए, डीजे जी के सभी बच्चे पास हो जाएंगे, अमित शाह बोल रहे हैं। थैंक यू अमित शाह, पाकिस्तान का तो कुछ करो आप, हम बड़ा परेशान हो गए। रोज मैं इतना न्यूज मैंने जीवन में कभी नहीं देखा जितना मैं पिछले 15 दिन में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का इलाज कब होगा। अभी वो कल नया कास्ट सेंसस लिया है, वो मेरे ख्याल से ना वो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। कास्ट सेंसस लाने के पीछे रीजन ये है, शायद वो ध्यान भटका रहे हैं कि तुम सब लोग आर्मी आर्मी कर रहे हो, थोड़ा इधर उधर सोचो। एनीवे, तो बच्चों 11:02 हो चुके। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 1 घंटे 15 मिनट में क्या कर दूं, ये दो टॉपिक्स, जो ये बेसिकली है एक टॉपिक, बट इसको अगर अपन कर लेंगे तो अपने 2 टॉपिक हो जाएंगे, बीएनएस और बीएनएसएस। चलिए, और यकीन मानना यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा इस चैप्टर का उतना प्रेशर मत लेना कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, या बड़ा तो है, और वो ऐसा नहीं कि अभी बड़ा है, वो पहले से ही बड़ा है। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहला, क्राइम 2 तरह का होता है। पहला होता है सोसाइटी के अगेंस्ट, और दूसरा होता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट। इंडिविजुअल के अगेंस्ट है तो वो सिविल है, सोसाइटी के अगेंस्ट है तो वो क्रिमिनल है। तो बीएनएसएस एक नया प्रोसीजरल लॉ है जिसने किसको रिप्लेस कर दिया है? सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है। Now,
अब ये बच्चों, इंडिया के जो बच्चों इंडिया के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन दो टाइप का हो सकता है। क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ बच्चों में। भारत के क्रिमिनल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है इंट्रा टेरिटोरियल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है यार? वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, वॉचिंग है, फिर बाद में रहे नहीं रहे भाग जाते हैं वो। चलिए, तो एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एंड मेक श्योर कि तुम चैनल सब्सक्राइब किए हुए हो। कई बार एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट, मेरा एकदम खास वाला बच्चा, जिगर का टुकड़ा, स्क्रीनशॉट लेके भेजता है और ऊपर लिखा रहता है सब्सक्राइब। मुझे ऐसा लगा साले वो कान के नीचे बजा के दूं एक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर देखो सर, आई एम वेरी हैप्पी कि यू हैव मेड सच अ प्रोग्रेस। चलिए, चलो जी। ओके अमित जी, अमित जी पहले चैप्टर अपन खत्म कर लें, फिर बकर करते हैं अपन। अमित जी आराम से, जब तक आप थोड़ा सा देश संभाल लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का स्ट्रेटजी बना लीजिए। हाँ जी, प्लीज एवरीवन। तो मैं बोल रहा था कि इंडिया के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इनके दो तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है कि भारत के अंदर जो अपराध होते हैं उन कोर्ट्स के ऊपर इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है। बट कुछ केसेस में इंडिया के कोर्ट्स का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी है। कुछ केसेस में इंडियन कोर्ट्स का कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब बियॉन्ड टेरिटरीज। जैसे कि कब कब? नंबर वन, अगर इंडिया के बाहर से साइबर क्राइम हुआ है जिसका टारगेट कंप्यूटर सोर्स इन इंडिया है। नंबर टू, वेरी नाइस, शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर क्या है बच्चों, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है बच्चों, उसके ऊपर अगर कोई क्राइम होता है तो भले ही वो शिप कहीं पे भी हो, अगर फ्लैग इंडिया का लगा हुआ है तो उस क्राइम के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन किसका होगा? इंडियन कोर्ट्स का। ठीक है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन के सॉवरियंस, एम्बेसडर्स, मिलिट्री अटैचेस, जो लोग मिलिट्री वगैरह प्रैक्टिस करने फॉरेन के लोग इंडिया में आते हैं, ये सारे एक्सेप्शन है। मतलब इन सबको हम इंडियन कोर्ट्स में सीओ नहीं कर सकते। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम करने के लिए आपको तीन चीज, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, वैसे ही क्राइम करने की जरूरत है इन तीन। सबसे पहला, इंसान। अगर शेर किसी आदमी को खा जाए तो वो क्राइम नहीं है, पर आदमी शेर को खा जाए तो? ठीक है, क्यों? क्योंकि शेर के पास क्या नहीं है? ही डज नॉट हैव मेंस्ट्रिया। क्या नहीं है बच्चों उसके पास? उसकी उसके पास मेंस्ट्रिया नहीं है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों क्राइम करने के लिए? ह्यूमन बीइंग। सिर्फ ह्यूमन बीइंग चाहिए। देखो मैंने इसका हिंदी में कितना प्यार लिखा है, बिना इंसान के गुनाह कैसे होगा? सिर्फ गुनाह काफी नहीं है, गुनाह गलत नहीं है होना चाहिए। अच्छा, मेंस्ट्रिया, मेरे मेरे को आपको मारना है, बट मैं कुछ करते नहीं हूँ, जब भी मन आता है मारने का आपको, सो जाता हूँ मर जाके। आलसी क्रिमिनल हूं मैं। कौन सा क्रिमिनल हूँ बच्चों? अच्छा, मैं क्रिमिनल तो हुई नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक क्या नहीं किया है? सिर्फ इंसान और खराब नीयत से क्राइम नहीं होता बच्चों, एक्ट भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मेंस्ट्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? बैड इंटेंशन, एंड इट्स अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम। आपको तब तक सजा नहीं मिल सकती, जनरल रूल ये है कि आपको सजा तब तक नहीं मिल सकती जब तक क्या ना हो, जब तक गिल्ट इंटेंशन ना हो। ठीक है ना? अब बच्चों मेंस्ट्रिया तीन टाइप की होती। पहला, इंटेंशन। इंटेंशन इज बैड, नहीं है खराब नीयत। कि फर्स्ट डे मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड को शिवराज डेट कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझसे बढ़कर उसमें है क्या? अब शिवराज को मारने की नीयत मेरी फर्स्ट डे से ही थी। एक दिन मैं शिवराज के घर पे पहुंच गया, रात को 3 बजे। मैं दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक। मेरी गर्लफ्रेंड भी अंदर थी और दोनों कैरम खेल रहे थे रात को। क्या किया मैंने? दोनों को मार दिया। कोई दिक्कत है? क्योंकि मेरे पास क्या थी बच्चों? मेरे पास क्या थी देखो, लॉ ऑफ एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या बोलता है कि तुम्हारे पास रीजन क्या था मारने का, कि भाई इन दोनों डेट कर रहे थे, ये रीजन है। बट जब पनिशमेंट देना है तो रीजन देखते हैं या इंटेंशन देखते हैं? रीजन इज एन एविडेंस,
बट रीजन होने के बावजूद इंटेंशन नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन था बट इंटेंशन नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। मैं बचपन में एक लड़की को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और वो लड़की बहुत ज्यादा प्यार करता था बच्चों। उस लड़की को फंसाया किसने? किसी और ने फंसा लिया, और जिसने फंसाया वो एक नंबर का गधा लड़का था बच्चों। मेरे को, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। सो आई हैड रीजन, बट रीजन डिड नॉट कन्वर्ट इनटू इंटेंशन। बट मैंने अगर इंटेंशन के साथ क्राइम किया होता तो क्या चेक करते? तो रीजन जरूर देखते। रीजन क्या बनता बच्चों? एविडेंस बनता मुझे सजा देने के लिए। इज दैट क्लियर? इंटेंशन। दूसरा टाइप क्या है? नेग्लिजेंस का मतलब है नॉट टेकिंग केयर। जितना केयर आपको लेना चाहिए आप उतना केयर नहीं लेते उस परिस्थिति में। तो इवन बीइंग नेग्लिजेंट, लापरवाह होना भी क्या है बच्चों? मेंस रिया का क्या है बच्चों? एक टाइप है। किसी बच्चे को ऊपर उछाला और फोन आ गया नीचे, बच्चा हवा में था, आपने एक ही हाथ ऊपर रखा और फोन उठाने चले गए बच्चों के नहीं से, और वो बच्चा बेचारा नीचे गिरा। क्या हो गया बच्चों? क्या नहीं से नेग्लिजेंस है कि आपको सजा मिलेगी, सजाए मौत, मतलब जो भी है मर्डर का सजा मिलेगा आपको ये। तीसरा है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब एक्टर डज नॉट वांट, मतलब इस केस में रेकलेसनेस में तुमको पता है कि तुम गलत कर रहे हो, बट तुम्हारी इच्छा नहीं है कि कुछ गलत हो। बेसिकली मैं कोई बुरा नहीं चाहता, बट मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है और मैं क्या लेता हूँ? रिस्क लेता हूँ। मतलब मैं कुछ गलत चाहता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो सकता है। मैं 5वीं मंजिल पे रहता हूँ, लाभांश अपनी लाभांशी के साथ बैठा हुआ है नीचे, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैंने क्या किया? ऊपर से कचरा नीचे फेंका। मुझे पता है कि नहीं फेंकना चाहिए, अगर फेंका तो किसी का सर फूट सकता है, लेकिन मैंने बोला कौन ही बैठा होगा नीचे, और मैंने फेंक दिया तो क्या होगा? लाभांश का सर तो फूटा ही फूटा। ये सब लाभांशी का भी सर फूट गया बच्चों। क्या नहीं इसे, क्या ये एक्शन ले सकते हैं? उसके से मैं बोल सकता हूँ नहीं मेरी कोई खराब नीयत नहीं थी, नहीं। नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस। नाउ आगे बढ़ जाइए। एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। ऐसे कौन से केस हैं जहां पे तुम्हारी नीयत खराब नहीं है बट फिर भी तुमको सजा मिलेगी? पहला, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, ड्रग्स, झूठी दवाइयां बेच रहे हो, नकली दवाइयां बेच रहे हो, भले ही तुमको पता ना हो, तुमने लॉ को वायलेट किया, लॉ को समझे बिना, तुमको लॉ नहीं पता था फिर भी तुमने क्या कर दिया? लॉ को वायलेट कर दिया। उसके बाद जब मेंस रिया प्रूव करना डिफिकल्ट है, यहाँ पे थूक दिया किसी ने और लाभांश यहाँ खड़ा था, तो पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने लाभांश को ही पकड़ लिया। अब लाभांश बोलता है थूक मेरा नहीं है, पुलिस वाले बोलते तेरी इच्छा। तो इस केस में मेंस रिया है नहीं है? जरूरत नहीं है बच्चों। पेनल्टी 50 रुपए की दे और आगे निकल। और लास्ट क्या है? इन केस ऑफ व्हाट बेटा? पब्लिक न्यूसेंस और इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट बेटा? पब्लिक सेफ्टी। लाभांश ने यहाँ पे चाकू रखा हुआ है, भेलपुड़ी बनाता है ये। पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि चाकू तेरे को रखना नहीं है। लाभांश बोलेगा नहीं 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 मेरे मैं रखूंगा। कुछ भी गलत नहीं किया है, बट पब्लिक सेफ्टी के लिए पुलिस वाले ऐसे चाकू हटवा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज एंड मेंस, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड मेंस, अगर गलती किसने की है? एम्प्लॉइज ने गलती की है, तो क्या कॉर्पोरेट बॉडी कंपनी लायबल होगी या नहीं लायबल होगी? डिपेंड करता है कि पुलिस वालों ने चार्जशीट में क्या लिखा है। ऐसा कहाँ पे कहा गया था? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। और तीसरा क्या है? एक्ट, ह्यूमन बींग, मेंथरिया। और तीसरा क्या है? एक्ट। एक्ट मतलब ओए, एक्टस। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, एक्ट इज व्हाट बेटा? क्राइम। तो अगर तुमने एक्ट में सक्सेसफुल हो गए तो तुमको क्राइम की सजा मिलेगी, और अगर एक्ट में विफल हो गए तो तुमको सजा किसकी मिलेगी? अटेम्प्ट की सजा मिलेगी। ठीक है। स्टेजेस क्या है? क्राइम के 4 स्टेज होते हैं। पहला कौन सा स्टेज है? खराब नियत। याद रखना, वेन एवर आई से बैड इंटेंशन, इट इज अ
conscious exercise of all the faculties of the mind to achieve a particular consequence. दिमाग के सारे तंत्रों का एक मकसद के लिए काम करना, उस मकसद को हासिल करने के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिमिनल इंटेंशन. तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए बच्चों? क्रिमिनल इंटेंशन. मैंने इसके अंदर जहर मिलाया है आयुष को पिलाने के लिए, पर आयुष को मिला पिलाने लेके जाता, उसके पहले सुकृति आ गई. दुष्यंत सर आप कितने अच्छे, आप मेरे लिए नींबू पानी लेके आए हैं. मैं नहीं नहीं सुकृति बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, आपके लिए थोड़ी नहीं. बोले सर मैं अच्छी हूँ फिर भी मेरे लिए नहीं है. सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैं पीना चाहूंगी. मैंने सुकृति नहीं. सुकृति बोलती हाँ. और सुकृति ने और सुकृति का इंतकाल हो गया बच्चों. अब पुलिस वाले मेरे को पकड़ने आए तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी बैड इंटेंशन नहीं थी? मैं तो आयुष को मारना चाहता था, सुकृति तो आउट ऑफ सिलेबस थी. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता. तो खराब नीयत मतलब खराब नीयत. इज दैट क्लियर? तो पहला स्टेज है आप खराब नीयत क्रिएट करते हैं. दूसरा प्रिपरेशन. मतलब प्रिपरेशन मतलब आपको मर्डर करना है तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं तरीका क्या है, सारे रिसोर्सेज आप अरेंज करेंगे. ठीक है. तो प्रिपरेशन को पनिश करना इज डिफिकल्ट. ये प्रिपरेशन और क्राइम का लिंक नहीं हो पाता बच्चों. तो मियर प्रिपरेशन को आप पनिश करना चाहें इट इज डिफिकल्ट. लेकिन भारतीय न्याय संहिता में लिखा है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो, डकैती डालने की तैयारी कर रहे हो, फर्जी सिक्के फर्जी नोट वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पास झूठे वेट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? तुमने क्राइम किया हो नहीं किया हो, बट ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास है तो भी तुमको पनिशमेंट मिल जाएगी. थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट. थर्ड स्टेज इज व्हाट बेटा? अटेम्प्ट. बच्चों थर्ड स्टेज इज व्हाट बेटा? नियत खराब कर ली, प्रिपरेशन तैयार हो गई, प्रिपरेशन हो गई, और उसके बाद क्या करोगे बच्चों? अटेम्प्ट करो. नाउ अटेम्प्ट को हम इंडियन पिनल कोड के सॉरी बीएनएस के अंदर हमने अटेम्प्ट को 4 कैटेगरी में डाला गया. पहली कैटेगरी में वो सेक्शंस हैं जहां पे अटेम्प्ट की सजा, जहां पे अटेम्प्ट की सजा और क्राइम की सजा दोनों एक ही सेक्शन में है, और दोनों के लिए सजा क्या है? एक ही. रेप मर्डर जो हीनियस क्राइम है, जो जघन्य अपराध है, वहां पे क्या है बच्चों? अटेम्प्ट की सजा और क्राइम दोनों क्या है? एक है. ये जैसे कि सॉरी वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, असॉल्ट प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें. सेकंड क्या है बच्चों? दोनों का सेक्शन एक ही है. दोनों का सेक्शन क्या है? एक ही है, पर सजा अलग अलग है. दोनों का सेक्शन क्या है? एक ही है पर सजा अलग अलग है. तीसरा है सुसाइड करने के अटेम्प्ट की सजा. तीसरा क्या है? सुसाइड करने के अटेम्प्ट की सजा. तुम अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए, सुसाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जय महाराष्ट्र, आराम से ऐश करो. बट नहीं हुई तो पुलिस वाले लेके जाएंगे तुम. और चौथा क्या है? सेक्शन 62. 62 इज व्हाट बेटा? रेसिड्यूअल पनिशमेंट. क्या है बच्चों? अटेम्प्ट करने की सजा अगर कहीं पे स्पेसिफिकली लिखी हुई नहीं है, और तुमने ऐसा गुनाह किया, मतलब ऐसे गुनाह को करने का क्या किया? अटेम्प्ट किया, जिसकी सजा क्या है? जिसकी सजा क्या है बच्चों? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर स्पेसिफिक टर्म. तुमने ऐसा गुनाह करने का अटेम्प्ट किया जिसकी सजा क्या है बच्चों? लाइफ टाइम या फिर क्या है बच्चों? स्पेसिफिक टर्म. एक स्पेसिफिक, लेकिन एक मिनट, जिस गुनाह की सजा, मतलब ऐसे गुनाह करने की सजा, तुमने ऐसा गुनाह करने का अटेम्प्ट किया जिसकी सजा क्या है? उम्र, उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा, स्पेसिफिक टर्म. और उस अटेम्प्ट के लिए अलग से कोई सजा दी हुई नहीं है, तो तुमको सजा कितनी मिलेगी बच्चों? सजा कितनी मिलेगी? हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट. अब लाइफ टाइम का हाफ कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से. किसके हिसाब से निकालते हैं? तो अगर 10 साल की सजा है तो वहां पे तो क्लियर हो जाएगा 5.
और लाइफ का कैसे निकालेंगे बच्चों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से। इज दैट क्लियर? और चौथा क्या है बच्चों? चौथा है तुम अगर अटेम्प्ट में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो तुमको सजा किसकी मिलेगी? अटेम्प्ट की मिलेगी या क्राइम की मिलेगी? क्राइम की। फिर ये सारी पनिशमेंट है बच्चों। भारतीय न्याय संहिता के अंदर इतनी सारी क्या दी हुई है, पनिशमेंट दी गई है बच्चों। पहला क्या है बच्चों? डेथ। दूसरा है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब आखिरी सांस तक सजा। और वो भी कौन सी? सिंपल या रिग्रेस? रिग्रेस मतलब सश्रम। सश्रम मतलब मैं जेल में रह के काम भी करना पड़ेगा। फाइन, मनी, और पिक्चर ऑफ मनी। इम्प्रिजनमेंट एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी। सिंपल क्या है? जो रिग्रेस नहीं है। यस, विदाउट लेबर। आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। और एक नए टाइप का है बच्चों, क्या बच्चों? कम्युनिटी सर्विस। ये नए टाइप के ऑफेंसेस है, ठीक है। 4 पेज का 4 पेज का ऐसे लिखना था वो, पॉर्श वाले केस में याद हो आपको तो? अग्रवाल वाला, यस। सम ऑफेंसेस दैट आर नाउ पनिशेबल बाय डेथ। बीएनएस के अंदर उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऑफेंस इनकी सजा हम किसके रूप में दे सकते हैं? सजाए मौत के फॉर्म में दे सकते हैं बच्चों। मर्डर, मॉब लिंचिंग, टेररिज्म, और क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? संगठित अपराध। संगठित अपराध मतलब जो इरादतन जो सिंडिकेट्स वगैरह चलाते हैं, ड्रग कार्टेल्स वगैरह, ये क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइज। आपने बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बना लिए बच्चों, गैंग्स वक्त बना लिए बच्चों, तो ये सारे केसेस बच्चों। मुझे लगता है कि इस एग्जाम में अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कम्युनिटी सर्विस के ऊपर एक जरूर क्वेश्चन पूछूं। यस, तो मैं, मेरा अंदाजा है कि अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो आई वुड डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन ऑन व्हाट बेटा? आई वुड डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन ऑन कम्युनिटी सर्विस। चले, so व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? तो बच्चों, जहां पे पीटी थेफ्ट, पब्लिक न्यूसेंस, फॉल्स डिफेमेशन कंप्लेंट एंड ड्रंकन मिसकंडक्ट, दारू पी के पब्लिक में दुर्व्यवहार करना, तो इन सारे केसेस में कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। पब्लिक सर्वेंट अगर इलीगल ट्रेड में शामिल है, सरकार ने आपके खिलाफ क्या किया? प्रोक्लेमेशन, याद है? प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया है पर आप प्रेजेंट नहीं हुए। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी, किसी कानूनी संस्था के डिसीजन को क्या करने के लिए, अगर आपने मुझे दोषी करार दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है। फर्स्ट कन्विक्शन, फर्स्ट कन्विक्शन मतलब पहली बार। पेटी थेफ्ट मतलब शॉपिंग मॉल से चोरी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कितने रुपए तक का चीज शामिल है बच्चों? 5,000 रुपए तक का। डिफेमेशन की केस, इन सब में क्या हो सकता है बच्चों? कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। फाइनल पेनल्टी, फाइन इज व्हाट बेटा? क्रिमिनल पेनल्टी इज व्हाट बेटा? सिविल। तो ये ध्यान में रखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ना कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल। पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट से क्या लेनी पड़ेगी आपको? परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो अब धीरे से अपन शिफ्ट हो गए, बीएनएस से अब अपन कहाँ पे आ गए? बीएनएसएस में आ गए, ठीक है। कॉग्निजेबल मतलब बेसिकली 2 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट अगर किसी ऑफेंस से मिलती है तो वो क्या है? कॉग्निजेबल। उससे कम वाला जो है वो क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंसेस। बच्चों एक चीज याद रखना, कोई भी कोर्ट हो, सेंटेंसेस मतलब सजा। सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट की जो सजा पास करने की पावर्स हैं वो 2 लॉ के अंदर है। याद रखना, अगर एग्जाम में याद नहीं है तो भी आप लिख सकते हो। पहला, बीएनएसएस के अंदर, या सॉरी बीएनएस के अंदर, तो मैं अगर क्रिमिनल कोर्ट हूं, मैं कितनी सजा सुना सकता हूं? पहला, मैं उतनी सजा सुना सकता हूं जितना मुझे किसने ऑथराइज किया है? बीएनएस, इंडियन पिनल कोड में जितनी सजा देने सुनाने का प्रोविजन है मैं उतनी सजा सुना दूंगा। दूसरा, स्पेशल लॉ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट इज अ स्पेशल लॉ। तो कंपनीज एक्ट में भी क्या लिखा है?
कंपनीज एक्ट में भी क्रिमिनल एक्ट है, आपने देखा होगा, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये क्या है, कंपनीज एक्ट है, ये स्पेशल लॉ है। तो अगर बीएनएस के अलावा कोई स्पेशल लॉ अगर क्रिमिनल कोर्ट को सजा देने की पावर देता है तो क्रिमिनल कोर्ट वो सजा भी सुना सकता है, बात खत्म हो गई। फिर अब बच्चों, अब तो क्रिमिनल कोड दो तरीके से सुना सकता है, एक जो बीएनएस में लिखी हुई है और एक जो स्पेशल लॉ में लिखी है। अब बच्चों बीएनएस में कौन कौन सी सजा लिखी हुई है, तो सबसे पहला हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कौन कौन सी सजा सुना सकता है, एलटीआई प्लस डेथ। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज सेम, एलटीआई प्लस डेथ, लेकिन डेथ कौन कंफर्म करेगा, डेथ हैज टू बी कंफर्म बाय द। उसके बाद सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन कौन सी सजा सुना सकते हैं बच्चों, 7 साल से ऊपर के लिए आपको जेल नहीं भेज सकता, 7 साल तक की जेल प्लस फाइन जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास 3 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों। सेकंड क्लास 1 साल तक की जेल या फिर फाइन कितने का, 10,000 या फिर दोनों। मैंने कौन से वाले मजिस्ट्रेट को प्रैक्टिकली देखा है, एकदम नजर के सामने जिगर के पास, जिसको समझ रहा था मैं बड़ा खास, जो था बहुत बकवास। सेकंड क्लास, बिल्कुल अपनी आंख के सामने देखा है बच्चे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये अलग टाइप, ये बेसिकली जो कलेक्टर वगैरह होते हैं इनको पावर किसकी मिल जाती है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं बेसिकली। ये सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की पावर इनको स्टेट गवर्नमेंट देती है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं। उसके बाद बच्चों, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपको बोला था, इधर देखो, आपके ऊपर सजा थी, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों सजा थी आपके ऊपर, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने आपको सजा सुनाई थी, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, आपको 1 साल तक की जेल भेजी थी, प्लस फाइन लगाया था, आपने 1 साल की जेल काट ली, प्लस क्या नहीं दिया, फाइन। तो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 1/4, 1/4 जो आप पास कर सकते हो। तो ओरिजिनल की 1/4 नहीं, जो मैक्सिमम आप पास कर सकते हो। तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मैक्सिमम कितना पास कर सकता है, 1 साल का 1/4 कितना हो गया, 3 महीने, तो 1 साल तो आप ऑलरेडी गुजार चुके हो, प्लस 3 मंथ्स। और ये दोनों मिला के क्या ओरिजिनल पावर को एक्सीड कर सकती है, ये दोनों में साले, दोनों मिला के ओरिजिनल ओरिजिनल पावर कितनी थी, 1 साल, 1 साल की सजा आपने सुना दी, उसने फाइन नहीं दिया, तो फाइन पे नहीं किया, तो 1/4 जितनी वो सुना सकता है, तो वो 1 साल की सुना सकता है, उसका 1/4 कितना हो गया, 3 महीना। और ये दोनों मिला के कितना, कितने किसको एक्सीड कर सकता है, ओरिजिनल पावर को। दूसरा, ऐसे केसेस जहां पे उसने आपको सिर्फ क्या पे करने बोला था, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने आपको सिर्फ फाइन पे करने बोला था, पर आपने फाइन पे नहीं किया, तो जितनी वो सुना सकता है, मैक्सिमम वो जितनी सुना सकता है उतनी वो आपको एडिशनल दे सकता है। तो मैक्सिमम कितनी सुना सकता है सेकंड क्लास वाला, 1 साल की आपको जेल, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है बच्चों, एक मिनट, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन फॉर सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, कहने का मतलब क्या है, आपने 4 अलग अलग गुनाह किए, चारों की सजा एक साल है, तो क्या 4 अलग अलग केसेस स्टार्ट करने से अच्छा आपके पास एक ही केस में जा सकता है, और एक ही कोर्ट वो चारों गुनाह के लिए एक साथ सजा दे सकता है, हाँ। लेकिन चारों गुनाह एक है या चारों अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केस है, ठीक। मतलब मैंने 4 मोबाइल चोरी किए, तो 4 मोबाइल किए, तो मेरे खिलाफ कितने केसेस बन गए, 4। चारों की सजा कितने साल तक की है, 1 साल के अंदर है, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये केस जा सकता है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास चारों गुनाहों के लिए अलग अलग सजा को कंबाइन करके एक ही सजा दे सकता है, यस। उसके बाद इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, बच्चों सेम बच्चों जो था,
rarest of rare case, express prohibition to meet the end of justice, to prevent the abuse of प्रोसेस ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों को, एफआईआर को कैंसिल कर सकते हो, किसी केस को आप क्या कर सकते हो, डिसमिस कर सकते हो, ये सारी पावर। और यहाँ पे कौन सा केस याद रखना, वेलू स्वामिनी, कौन सा बच्चों, मधुली में सेक्शन कौन सा है बच्चों, 528, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अरेस्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, पुराने, यहाँ पे आ गया सेक्शन नंबर 35 में, इस ईयर। चलिए, अरेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, अरेस्ट when used in ordinary and natural sense means apprehension or restraint or the deprivation of what बेटा, किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी उससे छीन ले, किसी को अपनी कस्टडी में रख लेना, किसी को अपने कस्टडी मतलब कब्जा। तो बच्चों सबसे पहला सेक्शन 35 के अंदर क्या है बच्चों, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस हैं जहां पे आपको पुलिस वाला क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहला, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे पुलिस वाला आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। पहला, ये आई थिंक जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा था इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत बार मुझसे डाउट पूछे थे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा केस बच्चों, ऐसे कौन से केस हैं जहां पे पुलिस वाला आपको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं बच्चों, बिना वारंट के। नंबर वन बच्चों, अगर पुलिस वाले को बहुत विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आपने कौन सा ऑफेंस किया है, ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें सजा कितने साल तक की है बच्चों, 7 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 7 साल या उससे कम की सजा हो सकती है, विद और विदाउट फाइन। और नीचे लिखी हुई कंडीशन अगर क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो पुलिस वाला आपको कैसे अरेस्ट कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपने कौन सा ऑफेंस किया है, पुलिस वाले को लगता है या फिर पुलिस वालों को सूत्रों से पता चला है क्या, कि आपने आपने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा कितने साल तक की है बच्चों, 7 साल या उससे कम की सजा हो सकती है। और पुलिस वाले को लगता है क्या, कि आपने वो ऑफेंस एक्चुअली में किया है, पुलिस वाले को लगता है कि वो ऑफेंस आपने एक्चुअली में किया है। और पुलिस वाले को लगता है कि आपको अरेस्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको खुला छोड़ दिया तो आप इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में बाधा डाल सकते हैं, आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप विटनेसेस को किसी प्रकार का लालच दे सकते हैं, या केस से रिलेट किसी पार्टी को आप कोर्ट में आने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इंड्यूसमेंट कर सकते हैं, धमका सकते हैं। इतना ही था बच्चों, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, ये सारे रीजन के बावजूद पुलिस वाले को लगता है कि आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर पुलिस वाला क्या करेगा, रीजन लिखेगा, क्या लिखेगा, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद पुलिस वाला आपको अगर अरेस्ट नहीं करता तो वो क्या लिखेगा बच्चों, हिल राइट रीजन, हिल राइट रीजन कि वो आपको अरेस्ट क्यों नहीं। उसके बाद, और किसको अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, सीधी बात है बच्चों, अगर पुलिस वालों के पास ये इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिबल विश्वसनीय सूत्रों से इन्फॉर्मेशन है कि आपने कौन सा ऑफेंस किया है जिसकी सजा कितने साल से ज्यादा की है, 7 साल से ज्यादा की, तो पुलिस वाले आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद, अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने आपको एज अ गुनेगार क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया, जब देखा वांटेड करके फोटो लगा देते हैं। उसके बाद, जिस इंसान ने आर्म्ड फोर्सेस, सेना की नौकरी छोड़ दी है, क्या दिए बिना, नोटिस दिए बिना, जिस इंसान ने क्या कर दिए बच्चों, सेना की नौकरी छोड़ दी है, जिस इंसान के खिलाफ एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उसने गुनाह कहाँ पे किया है, इंडिया के बाहर किया, और ऐसा गुनाह किया है जो गुनाह इंडिया में क्या है, पनिशेबल है। उसके बाद, आप रिलीज्ड कॉन्विक्ट हैं, रिलीज कॉन्विक्ट मतलब आपने दोषी थे, आपकी सजा आपने कंप्लीट की, और पुलिस ने आपको छोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया, शर्तों के साथ छोड़ दिया, और छूटने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद,
किसी इंसान को अरेस्ट करने की रिटर्न या ओरल रिक्वेस्ट किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से आई है, कि आपने दूसरी जगह पे क्या किया है बच्चों, आपने दूसरी जगह पे क्या किया है बच्चों, ऑफेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंदौर में गुनाह किया और इंदौर से आप बिहार चले गए, तो इंदौर की पुलिस ने बिहार पुलिस से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो बिहार की पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, यस। आपके पास ऐसी चीज मिली है जिसके ऊपर शक है, चोरी की गई संपत्ति आपके पास मिलती है, आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों, तो ये चीज हो गई बच्चों। तो इतने सारे केसेस में आपको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। नाउ दीज आर द सेफ गार्ड्स। सेक्शन 35 क्या है बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, जब आपको सेक्शन 35 के अंदर अरेस्ट किया जाए तो ये सारे सेफ गार्ड्स, ये सारी प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली याद रखना कि अरेस्ट करने के टाइम पे भी हम क्या करेंगे, हम आपकी डिग्निटी का सम्मान करेंगे इवन एट द टाइम ऑफ यू गेटिंग अरेस्टेड। सबसे पहला हम आपको क्या इश्यू करेंगे, नोटिस इश्यू करेंगे, और उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई तुमने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और तुम इस रीजनेबल प्लेस को, इस रीजनेबल टाइम को क्या कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। तो पहले हम आपसे क्या बोलेंगे, अरे पहले हम आपसे क्या बोलेंगे, सरेंडर करो। आरोपी जब तक उस नोटिस को कंप्लाई करता है, उस नोटिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तब तक हम उसके घर पे जाएंगे क्या उसे अरेस्ट करने के लिए, नहीं। और उसके बाद अगर आरोपी उस नोटिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, आप सरेंडर नहीं कर रहे, उल्टा नोटिस मिलने के बाद आप भाग गए, तो क्या आपको हम बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब है जब मैं अरेस्ट करूं तो भी मैं आपको डायरेक्टली अरेस्ट करूंगा या पहले नोटिस दूंगा। उसके बाद जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने जाए, मेरे स्टूडेंट्स के चक्कर में एक बार पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आ गए थे। अब हाँ, तो बच्चों पुलिस वाला आज की तारीख में, नियम इतने सख्त हो गए हैं बच्चों, ह्यूमन राइट्स की बात हो गई है, तो पुलिस वाले जब भी अरेस्ट करने आते हैं, तो आप देखेंगे अगर आपके सामने कभी कोई अरेस्ट हुआ तो पुलिस वाले हमेशा वीडियो निकालते हैं। तो जब वो पुलिस वाला नीचे ऐसा आ रहा था मैराथन के टाइम पे, तो ही वॉज, यस ही वॉज कमिंग विथ वीडियो। कि बच्चों पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वालों को ना सरकार वाट लगा देती है बच्चों, कि अरेस्ट करने के टाइम पे आपने मारपीट की, हाँ कोई बहुत पेशेवर अपराधी है तो बात अलग है, बट किसी इज्जतदार आदमी को अगर आप क्या कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर उसका वीडियो बनाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की डिग्निटी को नुकसान ना पहुंचाए। तो जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने जाए तो उसके पास प्रॉपर उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आपके सामने वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जिसमें अरेस्ट का पूरा जानकारी लिखा होगा, और वो किसे साइन करवाएगा, ओए विटनेस से। विटनेस कौन हो सकता है, फैमिली मेंबर, या फिर फैमिली मेंबर नहीं है तो उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। उसके बाद आपको वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर को क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, ये सुनो बच्चों। हाँ लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट फैमिली मेंबर ने साइन किया तो आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको अरेस्ट किया गया है, जब आपको क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो आपका पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उसके बाद आपका इंटेरोगेशन करते हैं, क्या करते हैं। तो सेक्शन 38 के हिसाब से जब आपका इंटेरोगेशन होता है तो यू कैन बी अकम्पनीड बाय अ मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। कहने का मतलब क्या है, पूछताछ के दौरान आपका वकील आपके साथ में रह सकता है, बट पूरे टाइम पे वकील नहीं रहे। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल ऑफ गिव टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अब पुलिस वाले आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पकड़ रहे हैं, कौन सा ऑफेंस में, और आपसे आपका नाम एड्रेस पूछ रहे हैं, या तो आप नाम एड्रेस बताते नहीं हो या फिर गलत बताते हो, तो क्या पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करके 24 आवर्स तक वो क्या कर सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं। लेकिन वो भी डायरेक्टली 24 आवर्स रखेंगे या पहले आपसे बोलेंगे पेपर पे लिख के दे दो, बॉन्ड दे दो। आप बॉन्ड लिख के नहीं दे तो वो आपको 24 आवर्स तक रखेंगे। उसके बाद कहाँ पे लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर आपने अपना नाम एड्रेस गलत बताया तो क्या कर सकते हैं, वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट पर्सन, दो केस में, अगर मेरे सामने प्राइवेट पर्सन मतलब मैं, अगर मैं पहलगाम में होता और मेरे सामने अगर वो आतंकवादी मार रहे होते, तो मैं कौन हूँ, प्राइवेट पर्सन, क्या मैं आतंकवादी को अरेस्ट कर सकता था, हाँ। कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट डे से क्लास बंद हो जाती।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? AK-47 रखते हैं बच्चों, वो भी ऑटोमेटिक। वो एक बार ट्रिगर दबाते तो एक साथ 100 गोलियां निकलती, कुछ तो 30 गोलियां निकलती। और अपन कैसे जाएंगे अपने मसल्स लेके? अपन तो वे प्रोटीन वाले मसल है साले, वो मटन पता नहीं कौन कौन सा मांस खाते हैं वो। अपना वे प्रोटीन तो दूध से बनता है। दे आर सो पावरफुल। वो ना जो टेररिस्ट होते हैं वो एकदम दुबले पतले होते हैं, सेम कृष्णा जैसे, इतने ही दुबले पतले होते हैं बच्चों। नहीं नहीं, मैं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, मैं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने मैंने टेररिस्ट को देखा है बच्चों। कश्मीर में कश्मीर में 90% लोग जो आपको दिख रहे हैं सब टेररिस्ट ही हैं। ठीक है। और इंडियन, और अपन लोग वहां जाते हैं और ये बोल के नो कश्मीर इज वेरी सेफ। तुम टेररिस्ट के बीच में ही हो। मैं जब कश्मीर गया था तो एक कार वाले से झगड़ा हो गया था मेरा। तो उसने मेरे को चमकाते चमकाते क्या बोले, वापस जाना है कि नहीं। मैं भी कम नहीं था, मेरी वाइफ थी है ना उसके सामने, मेरे को साला मैंने बोला मैं जाऊंगा और देखता हूँ तेरी जो हिम्मत है तू उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मैंने तो उसके मुंह पे बोल दिया था, हालांकि फट रही थी मेरी अंदर से, फट तो रही थी पूरी। अब वाइफ के सामने ऐसा बोला तो दिमाग खराब हो गया मेरा भी। तो एनीवे, तो अगर वो चीज मेरे सामने हुई होती तो क्या मैं अरेस्ट कर सकता था उनको? यस। करते नहीं करते, बचते ही नहीं, कहाँ से करते, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और दूसरा, अगर आपके सामने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर आपके सामने कौन मिल जाता है बच्चों? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मिल जाता है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। यस, वांटेड। ठीक है। मजिस्ट्रेट, अगर गुनाह किसके प्रेजेंस में हुआ है? मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हुआ है, तो क्या मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है? कई पुलिस ऑफिसर को, ये जो IPS लेवल के जो लोग होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट की पावर देती है, तो ये भी अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट हाउ मेड? अरेस्ट कैसे किया जाता है? ऑब्वियसली ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ज्यूरिसडिक्शन बाहर होगा तो साले को थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या मजिस्ट्रेट को पैसा दे देते हैं, खिला देते हैं, और वो अपने ज्यूरिसडिक्शन बाहर जाके नेतागिरी करता नहीं, अपने ज्यूरिसडिक्शन अंदर। और ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाना है तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे ज्यूरिसडिक्शन में अपराध करके कहीं और भाग गया तो मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। मैं इंदौर का मजिस्ट्रेट हूँ या इंदौर का पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम इंदौर में क्राइम करके भागे हो तो मैं तुमको परस्यू कर सकता हूँ, भले ही वो मेरे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो। ये पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। चलो इधर देखो। क्या अरेस्ट करते वक्त तुम छू सकते हो किसी को? अरे गरिमा, छू सकते हैं ना, बिना छुए कैसे अरेस्ट करूंगा मैं? ए प्लीज अरेस्ट हो जा, मैं टच नहीं करूंगा तेरे को। तो अरेस्ट करते वक्त आप उसको क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद टच करते टाइम अगर वो किसी प्रकार का विरोध बताए, टच तुम उसको कर रहे हो, छू रहे हो, अरेस्ट हो रहे हो, और वो किसी प्रकार का विरोध करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। यू कैन इवन किल हिम, आप इसको मार भी सकते हो, बशर्ते तुम उसको उस गुनाह के लिए अरेस्ट ना कर रहे हो जिसकी सजा सजा सजाए मौत नहीं है। मतलब अगर उसकी गुनाह उसकी सजा सजाए मौत है तो तुम उसको अरेस्ट करते नहीं, मार भी सकते हो। कब? अगर वो विरोध करता है। अगर वो क्या करता है? विरोध करता है। अगर विमेन अरेस्ट करते हो, अगर किसको अरेस्ट करना है बच्चों? विमेन अरेस्ट करती है और वो खुद सरेंडर कर रही है बच्चों। वो क्या कर रही है बच्चों? सरेंडर कर रही है। तो हम ये मानेंगे कि हमने उसको बता दिया है, हम ये मानेंगे कि हमने उसको अरेस्ट की जानकारी दे दी है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, अगर फीमेल क्या है बच्चों? अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज फीमेल, अगर पुलिस ऑफिसर फीमेल है तभी वो क्या कर सकती? विमेन को टच कर सकती। मेल वाला तो उसको टच भी नहीं कर सकता। मेल के सामने वो सरेंडर कर सकती है और मेल उसको उठा के लेके जा सकता है, बट टच नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद बच्चों, क्या आप उसको अरेस्ट करते टाइम हैंडकफ लगा सकते हो? चुड़िया बोल रहा हूँ, वो हथकड़ियां लगा सकते हो बच्चों, बिल्कुल। लेकिन बच्चों, नहीं नहीं नहीं, सुनो, आप हर गुनाह में उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते। नेचर और सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस देख के आपको क्या लगाना है। अगर वो सामने वाला क्या है, हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर है, या वो कस्टडी छोड़ के भागा है, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट, ड्रग, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड अम्युनिशन,
तो मतलब आपको नॉन सीरियस ऑफेंस में हथकड़ी लगाना नहीं है। लमाश ने मंदिर के सामने चप्पल चोरी की थी 4, और इसको फर्स्ट डे बेचारे को बच्चों क्या किया, हथकड़ी लगा दी बच्चों। सुजल ने होटल से 4 समोसे चुराए थे, भूखा था, 2 खुद खाए और 2 अपने कुत्ते को खिलाए, जैकी को। तो क्या इसको अरेस्ट करके एकदम पुलिस इसको कोर्ट लेके गए, इसके पाँव में पैंजनियां बांधी हैं, हाथ में हाथ कड़ियां बांधी हैं, जंजीर वंजीर, क्या लेके जा सकते हैं? अब ये टेररिस्ट है क्या? क्या चुराए, 4 समोसे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बेचारा जिसकी दुकान से चुराया वो इतना ईमानदार था, वो बोल रहा है चटनी भी ले जा भाई, फिर भी पुलिस वालों को दिमाग खराब, वो लेगा अरेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद बच्चों, किसी भी औरत को आप सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस है तो विमेन पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके ऐसा कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है बच्चों, ये वाले प्रोविजन पे तुम लोगों को बहुत सारा डाउट आया था, याद है? रिमांड वाला 24, 90 कुछ तो था, यस। फिर उसके बाद मैंने वो जो मॉड्यूल वाला भाषा था, उस भाषा को क्या किया था मैंने, चेंज कर दिया था, याद है आपको? मेरे को याद है। तुमने खून के आंसू रुलाए थे मुझे कुछ, ध्यान देखिए। और जिन लोगों ने रुलाए थे वो तो गायब है, वो सब गायब है, इधर देखो प्लीज, हियर लिसन टू मी। ये वाला प्रोविजन वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा कौन सा वाला प्रोविजन है, रिमांड वाला प्रोविजन। इसमें जब रेगुलर क्लास हुई थी तो बहुत सारे बच्चों को डिस्काउंट डिस्काउंट बोल रहा हूँ। इधर देखो, द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under section 187, मतलब जहां पे मैंने आपको अरेस्ट करके 24 घंटे ज्यादा रखना है तो मैं आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके गया, irrespective whether he has no jurisdiction to try the case after considering that, मतलब किस मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए, उस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटे से अरेस्ट किया था और मजिस्ट्रेट सामने ले गए। Such person is not released on bail or his bail has been cancelled, authorize the detention। अच्छा, तो वो 24 घंटे के अंदर उसका बेल भी नहीं हुआ, 24 घंटे के अंदर क्या नहीं हुआ, उसका बेल भी नहीं हुआ, या फिर बेल हुआ था तो बेल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वो व्यक्ति उसको जेल में और कितने दिन के लिए रख सकता है, मैक्सिमम 15 डेज इन होल और इन, मतलब या तो 7 दिन के लिए पहली बार में, 8 दिन के लिए दूसरी बार, या पूरे 15 दिन, एट एनी टाइम फॉर फर्स्ट 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ द डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज। मतलब कितने दिन के लिए बच्चों, शुरू के 40 दिन के लिए, शुरू के 40 दिन, या फिर शुरू के 60 दिन के लिए, क्या कर सकता है वो आपको, 15 दिन एक बार में, या फिर 15 दिन अलग। मतलब आपको मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 60 दिन के लिए कस्टडी में चले जाओ, तो मैं आपको 60 दिन के लिए डिटेन कर सकता हूं, लेकिन 60 दिन पूरे एक बार में, या फिर 15-15 के 4 बार, 15-15 के 4 बार, तो 2 केस में। उसके बाद या फिर कितना बच्चों, 90 डेज कब बच्चों, 40 और 60 नॉर्मल केस में, 90 डेज कब बच्चों, इफ द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और विद इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years और मोर। मतलब तो रिमांड का पीरियड नॉर्मली कितने दिन के लिए होता है, 40 और 60 का, लेकिन 90 डेज का भी रिमांड हो सकता है कब, 10 साल के ऊपर की सजा वाला। लेकिन 90 डेज का भी रिमांड है तो मैं आपको 15-15 के 6 रिमांड दे सकता हूँ। क्या 15 से ज्यादा का रिमांड मैं एक बार में दे सकता हूँ? नहीं, ये ध्यान में रखना है। एंड इफ ही हैज नो jurisdiction to try the case or commit it for trial and consider further detention, he may order the, अच्छा, तो मैं 9, तो ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो भी आपको कितने दिन निपटा सकता है, ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो भी आपको 90 डेज के लिए निपटा सकता है। और अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए डिटेन करना है तो मैं आपको ऐसे मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करूंगा जिसके पास क्या है, जिसके पास डिटेंशन का अधिकार है या जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन, ये ध्यान में रखें। जिसको अरेस्ट किया है, वही, जिसको क्या किया है, अरेस्ट किया है, उसको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर बता दो, क्या बता दो कि तुम अरेस्ट हो चुके हो। अरे उसको पता है, उसको री, उसको रीजन बताओ, क्या बताओ, रीजन बताओ।
ठीक है। अगर तुमने अरेस्ट किया था बच्चों, कस्टडी में था वो, और उसको अगर क्या किया गया, उसको भगाया गया, रेस्क्यू किया गया, उसको छुड़ाया गया, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है, क्या करने के लिए, उसके अरेस्ट को परस्यू करने के लिए। ठीक है। समन्स वगैरह लगभग सेम ही है बच्चों, समन्स के प्रोविजन सीपीसी जैसे ही है। हाँ जी। समन्स डुप्लीकेट में भेजोगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा, या फिर वो ऑफिसर जिसको हाईकोर्ट क्या करे, ऑथराइज करे, प्लस समन किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, समन, समन क्या है, वारंट है नहीं, समन में कोर्ट आपको बुलाता है, समन के थ्रू कोर्ट आपको क्या करता है, बुलाता है कि आप अपीयर होइए कोर्ट में। उसके बाद क्या समन आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी डिलीवर कर सकते हैं, आजकल तो कोर्ट हाईटेक हो गए, लेकिन इनक्रिप्टेड होगा, क्या होगा, इनक्रिप्टेड मतलब आपके और कोर्ट के अलावा कोई भी तीसरा इंसान नहीं होगा। ठीक है। समन पुलिस ऑफिसर भी सर्व कर सकता है, नॉर्मली क्रिमिनल केस में समन लेके कौन आता है बच्चों, पुलिस ऑफिसर ही लेके आता है बच्चों। ठीक है। सेक्शन 66, तुम मिलते नहीं हो तो समन देने आपके घर पे पुलिस वाला आता है, बट आप मिलते नहीं हो तो किसको दे देंगे, एक डुप्लीकेट मतलब समन की एक कॉपी एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली जो उसके साथ रहता है उसको दे देंगे। ये सुनो बच्चों, अरे हाँ, ये ना, और उससे बोल सकते हैं कि इसकी जो इसका जो डुप्लीकेट है, मतलब जो कॉपी आपको दिया उसकी एक कॉपी, उसका एक जेरोक्स होगा, उसके पीछे बोलेंगे आपके फैमिली मेंबर को क्या करने के लिए, साइन करने के। कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह को समन कैसे भेजोगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक डुप्लीकेट भेजोगे। कॉर्पोरेट बॉडीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे भेजोगे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के केस में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक डुप्लीकेट भेजोगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस समन को क्या करवाएगा, डिलीवर करवाएगा। प्रोक्लेमेशन, जिसको समन भेजा था वो कोर्ट में, जिसको आपने समन भेजा था वो कोर्ट में नहीं आया, तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं, लोकेलिटी जिस जगह पे वो रहता है वहां पे हम क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं, अनाउंस करते हैं, पुलिस स्टेशन में लगा देते हैं, कोर्ट में उसकी एक कॉपी लगा देते हैं, और सामने वाले को 30 दिन का, कम से कम कितने दिन का, 30 दिन का टाइम देते हैं। प्रोक्लेमेशन भी अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी हम क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, प्रॉपर्टी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में हो या ना हो, प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम, अटैच कर लेते हैं, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी तो उसको हम उठा लेते हैं। इसलिए कोर्ट को आपकी प्रॉपर्टी में नियत आ गई है, नहीं, सिर्फ आपकी अटेंडेंस को क्या करने के लिए, कंपेल करने के लिए। डिफरेंसेस है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के बीच में। समन्स टू प्रोड्यूस, जरूरी नहीं है कि समन सिर्फ आपको कोर्ट में आने के लिए हो, समन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए भिजवा सकते हैं। यस। सर्च वारंट, इधर देखो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोर्ट को पता है वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, और आप कोर्ट में प्रोड्यूस है। दूसरा, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की जानकारी में भी नहीं है, पर कोर्ट को लगता है वो आपके पास है, और आप उसे कोर्ट में प्रोड्यूस। और तीसरा, जब कोर्ट को लगता है आपके घर पे क्या करवाना जरूरी है, एक जनरल सर्च करवाना जरूरी, तो इस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, सर्च वारंट इश्यू कर सकता है। इज दैट क्लियर। लेकिन बच्चों, सर्च वारंट किसके लिए इश्यू नहीं हो सकता, पोस्टल डिपार्टमेंट्स के अथॉरिटी पे अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको सर्च करने के लिए सर्च डॉक्यूमेंट इश्यू नहीं हो सकता। ठीक है। जिस जगह पे कोई सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हुए हैं, क्या उस जगह का जनरल सर्च हो सकता है बच्चों, अरे हाँ, है ना। इधर देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्वायरीज करने के बाद उसको लगता है कि किसी जगह पे क्या है बच्चों, कोई ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई संवेदनशील व्यक्ति वस्तु पड़ी हुई है, तो किसको ऑथराइज कर सकता है, कांस्टेबल के ऊपर के किसी ऑफिसर को वारंट देके ऑथराइज कर सकता है कि उस जगह पे जाओ और वहां पे क्या करो बच्चों, सर्च करो। अब ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने बता दिए, डुप्लीकेट कॉइन्स, पीसेज ऑफ मेटल, जिन मेटल से, जिस मेटल से कॉइन वगैरह बनते हैं, करेंसी फॉर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। रॉन्गफुली कन्फाइंड मतलब कोई इंसान छुपा हुआ है, कोई इंसान क्या हुआ है, छुपा हुआ है, या फिर उसको छुपाया गया है, और कोर्ट को लगता है, संदेह है कि उस इंसान का छुपना या छुपाया जाना क्या है, अपराध है। क्या है,
तो क्या कोर्ट उस इंसान को सर्च करने का वारंट भी इश्यू कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या हो सकता है बच्चों? किसी भी जगह के ऊपर अभी क्या करते हैं बच्चों? किसी भी जगह पे अपन सर्च सीजर करने जाते हैं तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके स्टेटमेंट्स को अपन ऑडियो विजुअल मीन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब अब जैसे पुलिस वाले जब आए थे तो उन्होंने मुझसे वीडियो बनवाया था। तो अब बच्चों सेम चीज है बच्चों, तुम लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है, इतना ज्यादा अनुभव मुझे तुम्हारी बैच में हुआ है बच्चों, है एग्जाम्पल वॉट एवर हैपन्स हियर स्टेज हियर, वो अगली बैच में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अगली बैच में मैं एकदम भुलक्कड़ बन जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से, तो जो भी सर्च वगैरह जिस जगह पे सर्च किया है वहां पे जो लोग मिलते हैं उनके बयान को अब ऑडियो विजुअल मीन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस, कोर्ट उसको एविडेंस मानेगा। हाँ, समरी ट्रायल क्या है? सेम जैसे समरी प्रोसीजर सिविल केस में होता है, याद रखना प्रोसीजर और समरी सूट कहाँ पे होता है? सिविल केसेस में। समरी ट्रायल्स कहाँ पर होते हैं प्यारे बच्चों? क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, तो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस, जहां पे सजा कितने साल तक की है? जहां पे सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं है उन केसेस को अपन क्या कर सकते हैं? समरी ट्रायल के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन कर सकता है समरी ट्रायल के थ्रू? सीजेएम या फिर एमओएफसी, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सर ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो किसके थ्रू हो सकते हैं बच्चों? समरी ट्रायल के थ्रू कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं? ऐसे ऑफेंस जहां पे सजा कितने साल तक की है? मैक्सिमम 2 साल तक की है। चोरी किया, तुम्हारे पास में स्टोलन प्रॉपर्टी मिला, तुमने कोई चोरी की गई प्रॉपर्टी को छुपाया, इन सारे केस में, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? अप टू 20,000। उसके बाद तुमने शांति भंग करने की कोशिश की, तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया बट ऊपर लिखे हुए सारे ऑफेंस को अबेट किया। अबेट किया मतलब एनकरेज किया, अरे तू कर, अरे तू कर, मजा आएगा, मैं पीछे खड़ा हूँ। यस यस सुनो बच्चों। अच्छा, तुमने ये सब अटेम्प्ट ऑफेंस नहीं किया बट इन सब की क्या की कोशिश की और तुम विफल हो गए। ठीक है, कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर तुमने कोई गुनाह किया। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, व्हाट इज लर्किंग हाउस? लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, घर में घुसना बिना परमिशन के, ये सब किया तो ये सब केस में आप क्या हो सकता है बच्चों? समरी ट्रायल हो सकता है। ठीक है, समरी ट्रायल में क्या होगा बच्चों? हाँ जी, तो ऊपर लिखे हुए ऑफेंसेस, ऊपर लिखे हुए द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग रीजनेबल बीइंग समरी ट्रायल नॉट पनिशेबल और फॉर नो अपील। अच्छा, जो भी बेटा ये 2 साल था या 3 साल था? मैंने ऊपर 3 साल करवाया था क्या? प्लीज बच्चों इसको, 3 साल है, इसको प्लीज चेंज कर लीजिएगा। 3 साल, 2 साल पहले था, इसको इसमें 3 साल हो गया। तो 3 साल वाले केस को समरी ट्रायल कर सकते थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द केस कोर्ट को लगता है, प्लीज हियर, ड्यूरिंग द केस अगर कोर्ट को लग रहा है कि समरी ट्रायल के थ्रू ये केस पॉसिबल नहीं है तो सारे विटनेसेस वगैरह को क्या कर सकते हैं? रीहियर कर सकते हैं। फिर ये कुछ प्रोविजन आ गए, कौन से प्रोविजन बच्चों? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट करना। क्या करना बच्चों? तो ये सारे ऑफेंसेस हैं जो क्या हो सकते हैं बच्चों? सेटल हो सकते हैं। कौन सेटल कर सकते हैं इन ऑफेंसेस को? जिसके साथ तुमने वो गुनाह किया है। जैसे किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना, किसी इंसान को, किसी इंसान के मूवमेंट को रोक देना, किसी इंसान को कन्फाइन कर लेना, क्रिमिनल फोर्स, तो ये सारे ऑफेंसेस आप क्या कर सकते हैं? सेटल कर सकते हैं। बिल का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को पुलिस कस्टडी से क्या करना? रिलीज कर देना। किसी इंसान को पुलिस कस्टडी से रिलीज कर देना, और किस इंसान की कस्टडी में डाल देना? ऐसे पर्सन की कस्टडी में डाल देना जो पर्सन क्या करता है? गारंटी देता है कि वो इस इंसान को पुलिस कस्टडी में क्या करेगा? पुलिस, वो इंसान इस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल बेल का मतलब हो गया पुलिस कस्टडी से रिलीज करके ऐसे इंसान की कस्टडी में देना, ऐसे प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में देना जो क्या कर रहा है? गारंटी दे रहा है कि जब कोर्ट इसको बुलाएगा तो मैं इसको कोर्ट में पेश करूंगा। नंबर वन। नंबर टू, आजकल बेल किस पे हो जाती है? पर्सनल बॉन्ड पे भी हो जाती है। किस पे हो जाती है बच्चों? सो इवन किसी इंसान को पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर देना। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अगर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा है बच्चों? बेल बॉन्ड दे ही नहीं पा रहा है बच्चों, कोर्ट ने मुझे बोला है 2,000 रुपए का बेल बॉन्ड दो,
बट उसके लिए मुझे 2,000 रुपये चाहिए, मेरे पास नहीं है, और एक हफ्ते तक मैं पुलिस कस्टडी में बैठा हूँ क्योंकि मैं बेल बॉन्ड भर नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो कोर्ट मुझे मानता है इंडिजेंट। क्या मानता है कोर्ट मुझे? हु इज इंडिजेंट? जिसके पास अपना केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इंडिजेंट हो तो कोर्ट आपकी मदद करेगा, आप बतौर इंडिजेंट पर्सन कोर्ट को एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल, तुमने कौन सा ऑफेंस किया है? ओए, तुमने कौन सा ऑफेंस किया है? कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तुमको डर लगता है क्या कि पुलिस वाला तुमको कभी भी क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अरेस्ट करने होने का डर लग रहा है, बचना चाहते हो तो क्या कर दो? एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाल दो, अग्रिम जमानत। इज दैट क्लियर? और कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है, लेकिन जब आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे तो कोर्ट 4 कंडीशन डालेगा। क्या? कि तुमको पूछताछ के लिए अपने आप को पेश करना पड़ेगा, तुम बाहर जाके गवाहों को इन्फ्लुएंस, इंडिया कोर्ट की परमिशन के बिना तुम इंडिया इंडिया नहीं छोड़ोगे, और लास्ट अदर कंडीशन जो है कोर्ट डाल सकता है। और आपको एंटीसिपेटरी बेल डालने के पहले कोर्ट एक बार प्रोसिक्यूशन को जरूर सुनेगा, प्रोसिक्यूशन मतलब जो विरोधी पक्ष है उसको सुनेगा। लिमिटेशन, बस एक चीज याद रखना, 3 साल के ऊपर जिस गुनाह की सजा है, 3 साल के ऊपर जिस भी गुनाह की सजा है उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड कब शुरू होता है? जिस दिन ऑफेंस हुआ। अगर किसी अननोन ने ऑफेंस किया है तो जिस दिन वो ऑफेंस तुमको, ऑफेंडर तुम्हें पता चला या पुलिस वाले को पता चला, विच एवर इज अर्लियर। अगर वो इंडिया के बाहर गया था तो जिस दिन वो इंडिया में आया वहां से क्या होगा? लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? शुरू हो। कंटिन्यूइंग ऑफेंस, क्या होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस में? जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, तुमने अगर क्या नहीं किया, 30 दिन के अंदर फॉर्म फाइल नहीं किया, तो उसके बाद जितने भी दिन का डिले है, हर एक दिन के लिए क्या लगेगा? 500 रुपया लगेगा। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब होता है, ऑफेंस जो है वो क्या होता है, मतलब ऑफेंस तो तुमने कर दिया, उसके बाद तुम नॉन कंप्लाइंस को क्या नहीं करते? ठीक नहीं करते। तो जब तक तुम नॉन कंप्लाइंस को ठीक नहीं करते, जैसे मैंने आपको किडनैप किया, किडनैप करके मैंने आपको 6 महीने अपनी कस्टडी में रखा, तो क्या होगा? उन 6 महीनों के दौरान क्या है? ऑफेंस रहा या ऑफेंस कंटिन्यू हुआ? और याद रखना, एक ही चीज याद रखना, मास्टर स्ट्रोक एक ही है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस में एवरी डे न्यू लिमिटेशन पीरियड इज क्रिएटेड। इन केस द ऑफेंस इज व्हाट बेटा? If the offense is continuing one, तो every day what will happen? Every day a new limitation period will be created. ये ध्यान में रखिए। Offenses against property. Yes बच्चों, अब हम कहाँ पे आ गए बच्चों? Now we have moved again. We have come back to what बेटा? अब वापस से घूम के कहाँ गए बच्चों? भारतीय न्याय संहिता। प्लीज प्लीज बच्चों, एवरीवन। तो बच्चों अब हम घूम फिर के कहाँ पे आ गए बच्चों? वी हैव कम बैक टू बीएनएस। तो बीएनएस के अंदर पहला है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंस हो सकते हैं बच्चों? पहला कौन सा ऑफेंस है? ओए पहला कौन सा है? थेफ्ट। कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, प्रॉपर्टी कौन सी होती है? आपकी इच्छा के बिना लिया गया, और सिर्फ लिया गया या प्रॉपर्टी लिए जाने के बाद उसको मूव किया गया, क्या है बच्चों? थेफ्ट है। सजा क्या है? 3 साल तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट इज स्नैचिंग। स्नैचिंग के आगे स्टार लगाना, एग्जाम में आ सकता है। स्नैचिंग क्या है बच्चों? थेफ्ट का ही पार्ट है। स्नैचिंग क्या है? थेफ्ट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है बच्चों? सडनली, क्विकली और फोर्सिबली, बल लगा के क्या करना? किसी के आइटम को क्या कर लेना? सीज कर लेना, जब्त कर लेना। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? कौन सी प्रॉपर्टी का स्नैचिंग होता है? मूवेबल। आपका घर कोई स्नैच करके नहीं भाग सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सजा कितने की है बच्चों? 3 साल या फिर 5। एक्सटॉर्शन, याद है एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन भी चोरी है, डरा धमका के। तो बच्चों आप किसी इंसान के मन में क्या पैदा करते हैं? डर। और डर क्यों पैदा कर रहे हैं? ताकि वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी आपको क्या कर दे? डिलीवर कर दे। ये सुनो बच्चों, ये हो गया क्या बच्चों? एक्सटॉर्शन।
अब एक्सटॉर्शन के लिए इन्होंने क्या किया है बच्चों, अलग अलग क्या दिए, पनिशमेंट दिए बच्चों। एक्सटॉर्शन 10 साल तक का भी हो सकता है। एक्सटॉर्शन की सजा क्या हो सकती है बच्चों, फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 10 ईयर्स भी हो सकती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज रॉबरी। अगला क्या है बच्चों, रॉबरी में क्या होता है बच्चों, एक मिनट, थेफ्ट भी रॉबरी हो सकता है, एक मिनट, थेफ्ट में भी रॉबरी शामिल हो सकती है और एक्सटॉर्शन में भी क्या हो सकता है, रॉबरी। थेफ्ट रॉबरी कब बनती है बच्चों, चोरी, रॉबरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लूट। डेकॉइटी इज डकैती, तो रॉबरी क्या है, लूट। इधर देखो, अगर थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए या चोरी किए गए माल को दूर ले जाने के लिए, सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए क्या कर रहे हो, किसी इंसान को आप मार सकते हो या फिर चोटिल कर सकते हो या फिर उसको उसके मूवमेंट पे क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, या फिर उसके मन में डर पैदा कर रहे हो कि मार दिया जाएगा। तो चोरी करने के लिए या फिर चोरी के माल को दूर ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, किसी इंसान को आप क्या कर रहे हो बच्चों, किसी इंसान को आपने मार दिया या फिर आपने उसको कब्जे में ले लिया या फिर उसके मन में डर पैदा किया कि उसकी मौत हो सकती है। ये क्या है, ये थेफ्ट प्लस रॉबरी है। दूसरा क्या है बच्चों, एक्सटॉर्शन के केस में भी रॉबरी हो सकती है। एक्सटॉर्शन के केस में भी क्या हो सकती है, रॉबरी हो सकती है। जिस इंसान का मैं एक्सटॉर्शन कर रहा हूँ उसके उसके मन में क्या कर, मतलब जिस इंसान को मैं एक्सटॉर्ट करने के लिए डर क्रिएट करते हो ना, तो एक्सटॉर्ट करने के टाइम पे मैंने उसके मन में क्या कर दिया, सिर्फ डर नहीं किया, मौत का डर क्रिएट कर दिया। कौन सा डर क्रिएट कर दिया बच्चों, मौत का डर क्रिएट किया और उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन प्लस रॉबरी। और ये चीज मैंने 5 लोगों के साथ मिलकर की तो क्या हो जाएगा, यस बच्चों, रॉबरी कितने साल तक की सजा हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट इज डेकोइटी। जब ऊपर लिखी हुई चीजें आप कितने लोग कर रहे हो बच्चों, 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों, यस 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, रॉबरी करेंगे या फिर उसका अटेम्प्ट करेंगे या फिर जितने लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ में आ रहे हैं बच्चों, ये सब क्या करेंगे बच्चों, डेकोइटी करेंगे। डेकोइटी की सजा क्या है बच्चों, 10 साल की जेल है और क्या है बच्चों, फाइन भी है। अच्छा, और अगर जो भी उस गैंग का शामिल है, किस गैंग में शामिल है, जिसकी आदत है क्या करना बच्चों, डकैती करना, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की प्लस फाइन भी लग सकता है। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, नेक्स्ट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगला जो डिस्कशन है व्हाट इज दैट बच्चों, क्रिमिनल मिस, क्या था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, किसी की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया आपने, मिस अप्रोप्रिएट किया या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली आपने अपने खुद के यूज के लिए क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं बच्चों, आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट किया। उसके बाद सेकंड, क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट 315, क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट करना किसकी प्रॉपर्टी, खुद की, दूसरे की प्रॉपर्टी या उस इंसान की प्रॉपर्टी जो मरे हुए व्यक्ति के पास थी। मरे हुए व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी थी और मरते टाइम आप उसके साथ थे, उसकी प्रॉपर्टी आपने रख ली, क्या होगा बच्चों, पनिशमेंट कितने साल की हो सकती है, ऐसा 3 साल। और अगर यही किसने किया है बच्चों, क्लर्क या फिर सर्वेंट ने किया है बच्चों, तो 7 साल की। जहां पे ट्रस्ट ज्यादा है वहां पे पनिशमेंट ज्यादा है, कोई अनजान करे तो 3 साल की सजा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मुझे लगता है इस बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप उसे बच्चों, आपको किसने प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी थी, दूसरे इंसान ने, आज तक यूएस जा रही है, इसने अपना फोन मेरे को दिया था, मैंने क्या कर लिया बच्चों, इसका फोन अपने यूज के लिए क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। या फिर आपका एम्प्लॉय आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा काटता है पर वो गवर्नमेंट के साथ जमा नहीं करता, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। सजा कितने साल की है बच्चों, कितने साल की सजा है बच्चों, 5 ईयर्स है ना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी पनिश विद 5 ईयर्स और फाइन, ठीक है। अगर आप वेयर हाउस कीपर हैं, गोडाउन वाले हैं, तो सजा कितने साल तक की हो सकती है, 7 साल, ठीक है। एक मिनट,
इफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय होम बच्चों, पब्लिक सर्वेंट ही, बैंक वगैरह करें तो इनको सजा कितने साल तक की हो सकती है बच्चों? 10 साल तक की। तो 5, 7 और 10 याद रखना बेटा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। उसके बाद क्या है बच्चों? अगर आपके पास क्या आती है बच्चों? स्टोलन प्रॉपर्टी आती है बच्चों। प्रॉपर्टी, कोई इंसान चोरी करके आईफोन लाया और वो आपको बेच रहा है, तो आपके पास क्या आ गई? आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी आ गई। जब आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, चोरी की प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास रीजन है ये मानने का कि चोरी की गई प्रॉपर्टी है, या फिर आप हैबिचुअली, आपकी आदत ही है कि चोरी का सामान आप खरीदते हो और बेच देते हो बच्चों, क्या होगा बच्चों? 3 साल तक की जेल या फिर। देन व्हाट इज नेक्स्ट बच्चों? चीटिंग। दो टाइप की चीटिंग होती है, एक सिंपल चीटिंग और एक, ओए, दो टाइप की चीटिंग होती है, एक सिंपल चीटिंग और एक सीरियस चीटिंग। पहली सिंपल चीटिंग में क्या है बच्चों? एक इंसान धोखा देता है, और दूसरा, एक इंसान डिसऑनेस्टली काम करता है, डिसेप्शन करता है, धोखा देता है। धोखा देने के बाद क्या करता है? किसी इंसान को वो कन्विंस करता है, मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, और धोखा देने के बाद मैं आपको कन्विंस करता हूँ किस चीज़ के लिए? कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, या फिर कोई एक्ट मत कीजिए। ठीक है, डिसऑनेस्टली कन्विंसिंग अ पर्सन टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी और रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और इंटेंशनली कन्विंसिंग अ पर्सन नॉट टू डू एन एक्ट, और उस इंसान ने ऐसा किया होता या नहीं किया होता अगर आपने उसको कन्विंस नहीं किया हो। ठीक है, सजा कितने साल की है? 7 years एंड ऑल्सो विथ फाइन। तो यहाँ पे ये सीरियस चीटिंग है, यहाँ पे सजा कितने साल की हो सकती है बच्चों? 7 साल प्लस फाइन। चीटिंग बाय पर्सनेशन, किसी इंसान की आइडेंटिटी चुरा लेते हैं आप। व्हाट डू यू डू? आप किसी इंसान की आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। आप ये बोलते हैं कि आप कोई दूसरे इंसान हैं, और अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, और सामने वाले से क्या करवा लेते हैं बच्चों? सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, किसी को ताजमहल बेच देना बच्चों। कितने साल की सजा है बच्चों? 5 साल की सजा, या फिर फाइन, या फिर दोनों। फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 320 क्या है बच्चों? हाँ जी, फ्रॉडलेंट डीड्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक पर्सन क्या करता है बच्चों? डिसऑनेस्टली क्या करता है बच्चों? प्रॉपर्टी रिमूव करता है, या फिर किसी और की प्रॉपर्टी बेच देता है, या फिर सॉरी, अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, इसलिए अपने क्रेडिटर के साथ चीट करने के लिए, ताकि उसके क्रेडिटर क्या ना कर पाए, उस प्रॉपर्टी को यूज ना कर पाए। तो सजा कितने साल की है बच्चों? 2 साल की सजा, या फिर फाइन, या फिर दोनों। बेईमानी से आप अपने क्रेडिटर का पेमेंट रोक दो। तुम ऐसी बेईमानी करो कि तुमको क्रेडिटर का पेमेंट देने की जरूरत ना पड़े बच्चों। तुमने अपने क्रेडिटर का कोई वीडियो बना लिया, बेकार वीडियो, और उसको बोल रहे हो कि तूने साले उधार मांगा ना, तो फिर ये वीडियो में क्या कर दूंगा? लीक कर दूंगा बच्चों। इज दैट क्लियर? कितने साल की सजा हो सकती है बच्चों? 2 साल की सजा, या फिर पोस्ट। या फिर तुम्हारा क्रेडिट, मेरे मेरे मेरा क्रेडिटर आ गया क्लास में हो, अब बोले साले 10,000 रुपये उधार दिया तभी नहीं लिया, मेरे सामने किशन का फोन पड़ा था, मैंने किशन का फोन ले लिया। चलिए बच्चों, बच्चों झूठे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना। ओए, झूठे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, किसी की प्रॉपर्टी बेचने की, लाभांश की प्रॉपर्टी मैंने फर्जी डॉक्यूमेंट करके मैंने सेल कर दी, पैसे खुद ले लिए। कितने साल की सजा हो सकती है? 3 साल की सजा, या फिर फाइन, या फिर दोनों। अपनी प्रॉपर्टी छुपा देना बच्चों, सिमिलर टाइप के ऑफेंसेस है बच्चों, लेकिन रीड आप पूरा कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, फॉर्जरी। अगला डिस्कशन किसके ऊपर है बच्चों? कुछ नहीं बच्चों, किसी को नुकसान पहुंचाना, फ्रॉड करना, पब्लिक को नुकसान पहुंचाना, पर्सन को नुकसान पहुंचाना, या किसी इंसान को कन्विंस करना कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे को क्या कर दे, इन सब के लिए अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो तो हम क्या मानते हैं आपको? कि आपने ये फॉर्जरी की पनिशमेंट्स वगैरह हैं। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू व्हाट बेटा? प्रॉपर्टी मार्क। व्हाट इज प्रॉपर्टी मार्क? नया है, इधर देखो। whoever marks any movable property or goods, or in any case package or other receptacle containing movable property। बच्चों, तुमने 2 रुपए किलो वाली हींग खरीदी, 100 रुपए किलो वाली हींग खरीदी है, और उसके ऊपर लगा दिया मामा अर्थ ऑर्गेनिक हींग, और उसको तुम 2,000 रुपए किलो में बेच रहे हो। शिला जी,
किशन ने शिलाजीत खरीदा और बिल्कुल उसमें लिखा था कि हिमालय के 10,000 फीट ऊपर से, ठीक है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है बच्चों। लिखा था कि हिमालय का हींग है बच्चों। बनाया कहाँ था बच्चों? इंदौर के पहाड़ से कुछ जड़ी बूटी निकाल के बना दिया बच्चों, डामर वामर घोल के पिला दिया बच्चों। और लेकिन लिखा क्या था? प्रॉपर्टी मार्क, मार्क क्या लगाया था कि ये हिमालय का हींग है, हिमिंग, हिमालय, सॉरी, हिमालयन शिलाजीत। अगर बच्चों लोग करते हैं ऐसा, बेसिकली मार्क्स से छेड़छाड़ करते हैं। अरे हाँ है ना, किधर किधर हो सकती है, सजा नहीं है बच्चों। उसके बाद बच्चों डिफेमेशन, सेम डिफेमेशन वही, मतलब डिफेमेशन सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। डिफेमेशन क्या नहीं है? सच बोलना पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, रेड मारने के लिए गवर्नमेंट का ऑफिसर आया, उसने मेरा कॉलर पकड़ के ऐसे उठा दिया, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट डिफेमेशन नहीं है। गुड फेथ में किसी को क्रिटिसाइज करना, पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट करना, किसी के खिलाफ आरोप लगाना गुड फेथ में पुलिस वाले के ऑथराइज पर्सन के सामने, क्या नहीं है बच्चे ये? डिफेमेशन नहीं है। मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन द कोर्ट, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उसके फैक्ट्स, मेरिट्स मतलब फैक्ट्स को आप डिस्कस करें। या राहुल गांधी की क्या इंसल्ट की थी कोर्ट ने, बता रहा हूँ, मजा आ गया। तो ये सब क्या नहीं है बच्चों? ये सारी चीजें क्या नहीं है? डिफेमेशन। कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिश करना, किसी इंसान को क्रिटिसाइज करना गुड फेथ में इज नॉट डिफेमेशन। इज दैट क्लियर? डिफेमेशन की पनिशमेंट्स हो गई लिबेल, स्लेंडर। किसी ऐसे मैटर को प्रिंट करना, इनग्रेव करना जो डिफेमेटरी है, क्या पनिशमेंट मिलेगी? हाँ, लेकिन तुमने किसी ऐसी भाषा में प्रिंट किया जो तुमको नहीं आता। गरिमा तमिल है, मैं गरिमा को गाली देना चाहता हूँ तमिल में, तो मैंने तमिल न्यूज़पेपर में हिंदी में कुछ लिख के दिया कि गरिमा ऐसी है वैसी है, और तमिल न्यूज़पेपर ने उसको प्रिंट किया। क्या मैं लायबल हूँ? नहीं। क्यों? तमिल न्यूज़पेपर ने क्या प्रिंट किया, मेरे को पता है क्या? मेरे को समझता है क्या? फिर ये जनरल एक्सेप्शंस टू पीएन ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैंने 10-12 ही लिखे हैं, तो आपने इतने कर लिए तो ये हो जाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये हो गया कौन सा? ऐसे खुश हो रहे हो जैसे एग्जाम खत्म हो गया है।